हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हमारी क्लास होती है बायोलॉजी की, थर्सडे एंड फ्राइडे फिजिक्स, सैटरडे को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। मंडे है आज, और मंडे को हम क्या पढ़ेंगे? तो बायोलॉजी पढ़ेंगे। और बायोलॉजी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने एनिमल किंगडम्स के अंदर जो फाइलम था, जो संघ था, उसके बारे में बात करी थी कि भाई पोरीफेरा, आपका सिलेंट्रीटा, निडेरिया, टीनोफोरा, इसके अलावा जो है आपका प्लेटीहेलिमंथीस, एसीहेलिमंथीस, एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, हिमकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये बहुत सारे नाम देखे थे। तो हमने लास्ट सेशन में इनको देखा था कि हम किस तरीके से इनको विभाजित कर सकते हैं, क्या क्या स्तर होते हैं जिनके आधार पर इनको विभाजन किया जाता है। उस क्लास में मैंने बताया था कि हम इनके आगे बात करेंगे। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वर्टेब्रेट्स के बारे में, इनवर्टेब्रेट्स के बारे में, जिनके पास बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। एक कॉर्डेटा नाम की जो एक इनके अंदर एक लेयर होती है, वो किन में पाई जाती है, किन में नहीं पाई जाती है। और इनको अंदर अगर हम पोरीफेरा पूछा जाए तो पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स क्या हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन किसके बारे में? एनिमल किंगडम के बारे में। तो एनिमल किंगडम के बारे में ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स ले चुका हूँ, तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं एनिमल किंगडम में। तो उन लेक्चर्स को भी आप जरूर देखेंगे, जंतु जगत से रिलेटेड। और इसमें जो है कई तरह की क्लासेस को मैंने डिफाइन कर दिया था कि किस बेसिस पर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो आज आगे उसी पर हम बात करने वाले हैं कि भाई ये एनिमल किंगडम में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको कैसे बांटा गया है। इसके अलावा जो लास्ट सेशन था सैटरडे को हम क्या पढ़ते हैं? तो सैटरडे को 8 बजे सुबह क्लास होती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के लास्ट में मैंने आपको कुछ MCQ दिए हुए थे, उन MCQ को पे सॉल्व करेंगे, फिर आगे के चैप्टर को आज समझेंगे। तो पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी तरह के डाउट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ये जो है टेलीग्राम लिंक है, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं लास्ट सेशन में क्या क्वेश्चन दिए हुए थे। तो हम लोग ने उस दिन बोर मॉडल पढ़ा था, जो बोर का मॉडल था वो पढ़ा था। और पहला क्वेश्चन था कि भाई इन द बोर मॉडल हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, ये पूछा गया था। तो बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन कैसे यात्रा करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में चलते हैं? एक सीधी रेखा में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव, क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते? तो नील बोर स्ट्रेट लाइन के फेवर में भी नहीं थे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते, इसके भी फेवर में नहीं थे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर और बाहर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये भी बात नहीं कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उनका कहना था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे कि अगर सल्फर है या फिर सोडियम है, कोई भी है, तो इसके आसपास एक बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, और इसके बाहर कक्षाएं होंगी, शेल्स होंगी, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जैसे सोडियम का 11 होता है, तो इसके अंदर 2, 8 और 1, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा होगा। तो ये जो चीज थी, ये कहां पर? तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था द फोर्स दैट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉनों को नाभिकों के चारों ओर घूमने की अनुमति देने वाला बल कौन सा था? तो परमाणु बल तो है नहीं, वहां पे कोई न्यूक्लियर फोर्स तो काम नहीं करेगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं करेगा। ग्रेविटेशन के कारण तो इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि भाई कहीं पर भी आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसके आसपास कोई चीज घूम रही है, तो वो ग्रेविटेशन के कारण नहीं है। वहां पे कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, विद्युत बल है। तो विद्युत बल के कारण ये चीज होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट होता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी भी जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी इज। जब इलेक्ट्रॉन निम्न उच्च स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर गति करते हैं, तो ऊर्जा होती है, क्या होती है? ऊर्जा अवशोषित ही होगी, एब्जॉर्ब्ड ही होगी, अवशोषित ही होगी। जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करेगा और आगे पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन था द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज। ये मैंने आपको सीधे सीधे स्टेटमेंट जब बताया था, नील बोर ने क्या कमिट किया था, तो प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा फिक्स होती है, मतलब निश्चित होती है, ये हमने बात की हुई थी। तो ये 4 क्वेश्चन थे उस दिन के। इसके अलावा हमारी बात यहां से हो रही थी, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते चलते हैं। तो देखा जाए तो एनिमिलिया में हमने बताया था कि भाई एनिमिलिया का मतलब क्या है? जंतु जगत। और जंतु जगत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आ जाती है वो ये है कि ये बहुकोशिकीय हैं।
बहुकोशिका वाले हैं। इसके अलावा क्या है, तो ये विषमपोषी हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब हेटेरोट्रॉप्स हैं, ये भी हमें पता चल गया था। इसके अलावा ये कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक के मतलब इनके पास न्यूक्लियस वेल एस्टैब्लिश है। तो इसमें जो केवल आपका कोशिकीय स्तर का जीव होता है, कोशिका जिसके पास होती है सिर्फ, वो कौन है, तो वो पोरीफेरा है। जिसके पास हमने बोला था टिश्यू, मतलब टिश्यू या उत्तक वाला जो है वो कौन सा हो गया, तो वो सिलेंट्रीटा और स्टिनोफोरा हो गया। और प्लेटीहेलिमिंथीज के पास क्या आ जाता है, ऑर्गन आ जाता है, अंग आ जाता है। और इन सारों के पास क्या होता है, अंग तंत्र हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। ये बात हो गई थी हमारी। इसके अलावा हमने सिमेट्री की भी बात की थी, जिसको सममिति कहा जाता है। तो सममिति में रेडियल में है कि किसी भी टू प्लेन, मतलब दो कक्षाओं से काटने पर किसी को ऐसा काटा, किसी को ऐसा काटा, लेकिन हमेशा बराबर हिस्से निकल कर आए, तो वो रेडियल है। तो रेडियल किस में मिलता है, सिलेंट्रीटा और टिनोफोरा में। इसके अलावा बायलेटरल, जैसे हमें बीच से काटा जाएगा तभी हम दो अलग अलग हिस्से में होंगे, तो एक ही तरफ से काटने पर हमें दो बराबर हिस्से मिलेंगे। हमें कोई बीच से काट देगा तो हमारा ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर नहीं होगा, तो इस चीज को बायलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। तो द्विरेखीय जो होता है, तो इसमें जो है कौन कौन से आ जाते हैं बायलेटरल में, तो प्लेटीहेलिमिंथीज से लेके कॉर्डेटा आ जाते हैं। लेकिन एक्नोडर्मेटा जो होता है जब बड़ा हो जाता है तो रेडियल सिमेट्री शो करता है, ये हम बात कर चुके हैं। बॉडी कैविटी का मतलब गुहा की बात करी थी, शरीर गुहा, तो भाई इनके अंदर तो गुहा की बात ही नहीं होती है। इनके अंदर जो है कूट गुहा या स्यूडो बोलते हैं, कि जिनके अंदर आगुही रहते हैं, कि भाई ये आपके स्यूडो होते हैं, जो देखने में लगते हैं लेकिन होता नहीं है। इसके अलावा ये मतलब ये विदाउट बॉडी कैविटी होता है, सॉरी। इसमें हम बात करते हैं कि भाई इनके अंदर तो शरीर गुहा होती ही नहीं है। स्यूडो जो सिलोमेट होता है वो ऐसी हेलिमेंथीज में होता है, और जिनके अंदर सिलोमेट्स होते हैं, जिनके अंदर शरीर गुहा पाई जाती है, वो कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, एक्नोडर्मेटा, ये सारी चीज़ों में होता है। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद जो है ये मैंने आपको बता दिया था। आज हम इन फाइलम्स के ऊपर ही नज़र डालेंगे कि कौन सा फाइलम कैसा है। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात करी, स्पॉन्जेस जो होता है, स्पंज जो होता है, स्पंज का मतलब पोरीफेरा ही है। तो पोरीफेरा में क्या है, तो ये सेलुलर लेवल है। टिश्यू लेवल किस में, निडेरिया में या टिनोफोरा में। ऑर्गन किस में है, प्लेटीहेलिमिंथीज में। और ऐसी हेलिमेंथीज से कॉर्डेटा में क्या आ जाता है, तो ऑर्गन सिस्टम आ जाता है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, बस मैं उसी को आपको आगे बता रहा हूँ। तो पिछला लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा, तो यहाँ तक चीज़ें समझने आएंगी आपको। इसके बाद मैंने रेडियल सिमेट्री में बताया था, किसी भी दो जगह से काटने पर हमेशा इक्वल, जैसे आपने यहाँ से काट दिया तो दो बराबर हिस्से, यहाँ से काट दिया तो बराबर हिस्से। बायलेटरल में आपको बीचों बीच से ही काटना पड़ता है, तो उसको कहा जाता है बायलेटरल। ये इसमें देखा था, जैसे स्पॉन्जेस में कोई सिमेट्री नहीं होती है, कोरल पॉलिप्स में रेडियल सिमेट्री होती है, और बीटल में जैसे बायलेटरल सिमेट्री होती है। फिर हमने जर्म लेयर की बात करी थी, डिप्लोब्लास्टिक होती है दो, और ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको क्या कहा जाता है, मीसोडर्म कहा जाता है। तो इसके अंदर मीसोडर्म नहीं मिलता है, इसके अंदर मीसोडर्म मिलता है। इसके बेसिस पर भी हमने कई जीवों की बात करी हुई थी। फिर सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, ए सिलोमेट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। उसके हिसाब से हम एक एक ये जो है फाइलम की बात करते हैं। फाइलम मतलब ये संघ है जंतुओं का, पोरीफेरा, सिलेंट्रीटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलिमिंथीज। तो ये क्या क्या है, इन पर थोड़ी नज़र डाल देते हैं। फिर आखिरी में जो है कॉर्डेटा की बात करने वाले हैं आज विशेष तौर पर। कॉर्डेटा वो होते हैं जिनके पास क्या होती है, वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स का मतलब क्या होता है, तो इसी को हिंदी में कहा जाता है कशेरुकी, मतलब बैकबोन्स, जो आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो जिनके पास होती है वो कौन सी चीज़ है, कॉर्डेटा ही है। इसी कॉर्डेटा में हम लोग भी आते हैं, मतलब ह्यूमंस भी आते हैं, मैमल्स भी आते हैं। तो इसको चीज़ को समझेंगे, एक एक करके सारे फाइलम्स को देखना शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। इससे पहले जो है सेलुलर लेवल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको डिफाइन भी करी थी, रेडियल सिमेट्री। अब देखिए एक एक करके। तो सबसे पहला जो क्लास है वो क्या है, पोरीफेरा है। पोरीफेरा जो होता है ये समुद्रों की तल में पाया जाता है। देखने में तो ये प्लांट जैसा है, लेकिन ये एनिमल होता है जो एकदम ज़मीनी स्तर पर होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, और इन्हीं पोर्स से जल जो है नीचे जा पाता है। और वो जो जल जाता है, मतलब जो वाटर लेकर जाते हैं ये, इस वाटर में ही न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषण होते हैं। इसी से अपना भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, बना लेते हैं, और वहीं पर उत्सर्जन कर देते हैं। तो ये समुद्र में ही रहते हैं, लेकिन ये क्या नहीं है, ये नॉन मोटाइल है।
नॉन मोटाइल का मतलब ये गतिहीन है, ये जो है गतिहीन होते हैं, मतलब ये गति नहीं कर पाते हैं। जैसे पौधे एक जगह लगे हैं तो वहीं लगे रहते हैं। तो पोरीफेरा को देखने में लगेगा ये प्लांट्स है, लेकिन ये प्लांट्स नहीं है। ये क्या है? ये पूरी तरह से एक एनिमल है, और ये एनिमल्स में सबसे प्रिमिटिव है, मतलब ये सेलुलर लेवल के हैं, कोशिकीय स्तर पर है। इनके अंदर किसी भी तरह के उत्तक नहीं है, टिश्यूज नहीं है, ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन लेवल नहीं है। इसके अलावा इनके जो ये बाहरी परत होती है ये एकदम नुकीले कांटों की बनी होती है, जिसको स्पिक्यूल्स कहा जाता है। इसके अलावा ये कैसा स्तर है? सेलुलर लेवल है, कोशिकीय स्तर है। तो ये बात समझ में आ गई। नुकीले कांटे होते हैं, इनके एग्जाम्पल में स्पंज बोल सकते हैं। इसके अलावा साइकॉन, स्पॉन्जिल, ये सारी चीजें इसी के उदाहरण के तौर पर आ जाते हैं। तो पोरीफेरा जो है बहुत ही ऐसे जीव थे, जब ये पृथ्वी बनी होगी तो सबसे पहले जो जानवरों की श्रेणी है जंतु जगत में, इनकी उत्पत्ति हुई थी, और इनके अंदर बहुत विस्तार नहीं हुआ। एक ही कोशिका सारे काम करेगी, सारे काम इसी पर है। तो इस पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो कार्य का विभाजन है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब इसको सारे काम अकेले मिलकर करने पड़ते हैं। इसके पास कोई टिश्यूज़ नहीं है, कोई भी ऑर्गन नहीं है कि इसने काम बांट कर रखे हैं, तो अकेला सारे काम करता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी यही करेगा, एक्सक्रीशन भी वहीं से होगा, सारी चीज़ें एक ही जगह से होती हैं। फिर पोरीफेरा से जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अगला जीव जो मिलता है उसको बोलते हैं सिलेंट्रीटा। सिलेंट्रीटा को निडेरिया कहा जाता है। तो अगली बात उसकी कर लेते हैं। तो ये सिलेंट्रीटा होता है, और इसमें ऐसे कांटेदार चीजें होती हैं, मतलब इसको छूने पर आपको जो है कांटे चुभ जाएंगे, मतलब ये डंक मारता है। तो इन डंक को क्या कहा जाता है? तो टेंटेकल्स कहा जाता है, स्पर्शक कहा जाता है। तो टेंटेकल्स किसमें होते हैं? तो सिलेंट्रीटा में होते हैं, और इन्हीं के उदाहरण है पॉलिप और मेड्यूसा। मेड्यूसा और पॉलिप इसी के उदाहरण है। ये पॉलिप से ही आपका कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति जो बनते हैं, आप बहुत सारे आइलैंड्स देखेंगे तो इन्हीं से बने होते हैं। ये सिलेंट्रीटा में आ जाता है। इनका एक और नाम क्या है? निडेरिया भी कहा जाता है। इन्हीं को निडेरिया भी कहा जाता है। और निडेरिया क्यों होता है? क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट होता है। ये नीडोब्लास्ट के कारण यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस तरह की चीजें होती है, इसको नीडोब्लास्ट कहा जाता है। इनके कारण इनको निडेरिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि भाई सिलेंट्रीटा का दूसरा नाम क्या है? तो निडेरिया है। तीसरे की ओर बढ़ेंगे तो ये चमकते हैं, जैसे जुगनू चमकता है वैसे ये चमकते हैं, तो इसलिए इनको जीव दीप्ति या बायोल्यूमेंस कहा जाता है। और इनका एक और नाम क्या है? सी वॉलनट्स, समुद्री अखरोट हैं, थोड़े से समुद्र में ही रहते हैं। इनके अंदर भी बात करें तो इनके अंदर क्या स्तर होता है? तो टिश्यू लेवल होता है, मतलब उत्तक स्तर हो जाता है। और इसमें एग्जाम्पल सी वॉलनट्स है, और ये चमकते हुए दिखते हैं समुद्र के अंदर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है प्लेटीहेलिमंथीस। और प्लेटीहेलिमंथीस जो होता है ये कहाँ होता है? तो कई जीवों के लिवर में, यकृत में पाए जाते हैं। हमारे लिवर में भी होते हैं ये, जिनको लिवर फ्लूक कहा जाता है। और ये फ्लैट फॉर्म होते हैं, चपटे कृमि होते हैं। तो इनके अंदर कोई भी तरह के ऐसे आपको ऐसे सर्कुलर सिमेट्री नहीं मिलेगी, स्पेरिकल नहीं होते, चपटे से होते हैं। तो इनको प्लेटीहेलिमंथीस कहा जाता है। अब देखा जाए तो मैंने जो आपको बताया है यहाँ पर, इस चीज़ को देखेंगे, ये टेबल, तो इसमें देखिए प्लेटीहेलिमंथीस में क्या बोल रहे हैं? इनके पास कैविटी नहीं होती। मतलब जैसे मैंने बताया था कि हमारी छोटी आंत 7 फीट है, लेकिन हमारे शरीर में समा जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो कैविटी है, जो शरीर गुहा है, उसके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। तो प्लेटीहेलिमंथीस विदाउट बॉडी कैविटी है। एसिलोमेट, इसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है, इसके अंदर पूरा मीसोडर्म भरा हुआ है। तो ये प्लेटीहेलिमंथीस है, क्योंकि पूरे चपटे हैं। कोई भी शरीर के अंदर आपको ऐसा मतलब आकार नहीं मिलेगा, कोई जगह नहीं मिलेगी जहां पर वो आसानी से समा पाए। तो ये उसकी बात हो गई हमारी। तो ये टीनोफोरा भी टिश्यू लेवल का हो गया। प्लेटीहेलिमंथीस जो है इसके अंदर क्या आ जाता है? ऑर्गन लेवल आ जाता है। अंग डेवलप हो जाते हैं, लेकिन अंग तंत्र नहीं होते, फ्लैट फॉर्म चपटे कृमि होते हैं। फेसियाला, लिवर फ्लूक हमारे लिवर के अंदर भी पाया जाता है। इसी से और आगे बढ़ते हैं तो हमें राउंड वॉर्म मिलने लगते हैं। ये तो फ्लैट है, चपटे कृमि है। फिर कैसे होते हैं? गोल कृमि, राउंड वॉर्म होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो गोल कृमि है ये, और इनके अंदर क्या आ जाएगा? ऑर्गन सिस्टम मिलने लगेगा। तो यहां से अंग तंत्र मिलने लगता है। बहुत ही ज्यादा व्यापक अंग तंत्र नहीं होता कि मानव जैसा कि भाई बहुत ही, जैसे हमारे अंदर किडनी अलग काम कर रही है, ब्रेन अलग काम कर रही है, लेकिन इनके अंदर कुछ अंग तंत्र मिलते हैं। इसी केस से एक डिजीज भी हो जाती है जिसको हाथी पाँव कहा जाता है, एलिफेंटेसिस। हमारा हाथ जो पाँव में किसी को काट ले तो एकदम पाँव फूल जाता है, हाथी जैसा हो जाता है। तो ये चीज होती है, इसको एस्कियारिसिस भी कहा जाता है। तो ये इस तरह के जो है गोल कृमि या राउंड वॉर्म्स होते हैं। राउंड वॉर्म्स के कारण बहुत सारी डिजीजेस भी हो जाती है। तो ये ऑर्गन सिस्टम का है एसिहेलिमंथीस। एसिहेलिमंथीस के बाद आते हैं एनीलिडा। एनीलिडा जो होते हैं ये केचुए जो होते हैं, जो समुद्र में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं, इनके अंदर भी क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है।
इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, मतलब अंग तंत्र मिलेगा। इसके अलावा ये बायलेटरल है, एक ही तरफ से काटने पर जो है हमें दो बराबर हिस्से मिलेंगे। दूसरा, इनके अंदर कैविटी होती है, कैविटी मतलब गुहा होती है, और इनको आप सिलोमेट कहेंगे। तो गुही जीव जो हैं ये होते हैं। एनिलिडा से आगे बढ़ते हैं तो आर्थ्रोपोडा होते हैं, और आर्थ्रोपोडा याद रखेंगे पूरी एनिमल किंगडम में, पूरा एनिमल किंगडम में मतलब जंतु जगत में सबसे अधिक जीव अगर किसी में पाए जाते हैं तो वो किस में पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा में। जितने तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, जितने तरह के कीड़े होते हैं, वो सारे इसी के अंदर आते हैं। तो सबसे ज्यादा अधिकतम जो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई अधिकतम जो जंतु जगत में पाई जाने वाली जो संघ है वो कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा है। हर तरह के, जैसे कॉकरोच हो गया, इसमें चींटियां हो गई, मच्छर हो गए, ये सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा है। इसके बाद जो दूसरा है वो है मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाता है? तो मोलस्का हो जाता है। इसी में आपने देखा होगा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है वो इसी के अंदर आ जाता है, तो मोलस्का के अंदर आता है। मोलस्का से आगे बढ़ते हैं तो एक्नोडर्मेटा। एक्नोडर्मेटा को आपको मैंने बताया था कि जब छोटे होते हैं तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। जब छोटे होते हैं तो ये द्विस्तरीय या द्विरेखीय जो आपका सममिति होता है वो दिखाते हैं, लेकिन बड़े होते ही ये कैसे हो जाते हैं? रेडियल, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो इनके अंदर एक चीज है कि इनके अंदर हो जाती है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब इनके अंदर शरीर गुहा मिलता है, इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी में रखा हुआ है। अगर इनकी कैटेगरी की बात करेंगे तो देखिए इनकी कैटेगरी में देखने मिलता है, ये जो एक्नोडर्मेटा है इसको हमने जगह कहाँ दी है? तो हमने इसको बायलेटरल के अंदर दी है। जो बड़े बड़े जीव हैं जो विकसित हो गए, पोरीफेरा के नहीं है, लेकिन इनके लक्षण जो हैं ये टीनोफोरा और सिलेंट्रीटा जैसे ही हैं, इसको रखना चाहिए था यहाँ। लेकिन इसके अंदर क्या मिल जाती है? ट्रू सिलोम मिलती है। ट्रू सिलोम का मतलब शरीर गुहा मिलती है। जैसे हमारे शरीर के कई अंग इस गुहा में पाए जाते हैं, जैसे छोटी आंत मैंने आपको बार बार बताया है। तो ये जो चीज़ है इसके कारण बेसिकली केवल इसके पास बॉडी कैविटी के कारण हम इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क लगाकर भी हमने बताया था कि ये बड़े होते ही कैसे शो करने लगते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करने लगते हैं। लेकिन हमने उनको स्थान कहाँ दिया हुआ है? तो हमने उनको स्थान जो है बाहर में दिया हुआ है। तो बस कंफ्यूज नहीं होना है। एक्नोडर्मेटा जो होता है ये जो है इसके पास शरीर गुहा होती है। स्टार फिश जो होती है तो इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो है आपको दिख रहा है इस तरह की होती है। इसको आप कट करेंगे तो दो बराबर हिस्सों में, यहाँ से कट करेंगे तो बराबर हिस्सों में मिल जाएगी। तो ये स्टार फिश है। इसके बाद जो है हेमिकॉर्डेटा। ये हेमिकॉर्डेटा भी समुद्री जीव होते हैं। सारी चीजें हैं इसमें। इसमें अंग तंत्र मिल जाएगा आपको, मतलब ऑर्गन सिस्टम है। इसके अलावा बायलेटरल सिमेट्री है, मतलब दो भागों में बंट सकता है, सममिति भी है। इसके अलावा क्या है? तो इसके अलावा जो है इसमें कैविटी भी मिलती है, बॉडी कैविटी भी है, सब कुछ है। लेकिन क्या नहीं है? तो इसके पास बैकबोन नहीं है, जो वर्टेब्रेट्स कहलाती है, जो आपकी करेशुकी जो कहलाती है वो इसमें नहीं होती, बाकी सारी चीजें होती हैं। अब जिसमें होती है उसी को कॉर्डेटा कहा जाता है। तो इस कॉर्डेटा में बहुत सारी कैटेगरी अलग अलग होती है। चाहे टाइगर की बात कर लें, चाहे फिशेस की बात कर लें, चाहे बर्ड्स की बात कर लें, तो कॉर्डेटा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वर्टेब्रेट्स पाए जाते हैं। वर्टेब्रेट्स जो होते हैं वो आप क्या बोल सकते हैं? तो जिनके पास बैकबोन हो, जिनके पास रीढ़ की हड्डी हो, उनको कहा जाता है करेशुकी। और रीढ़ की हड्डी जिनमें हो, बैकबोन जिनमें पाई जाती, ऐसे जीवों को हम यहां पे कर देते हैं। इसके अलावा यहां पर ब्लड की भी बात होने लगती है, और इसमें कुछ होते हैं जो गर्म जो रक्त होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जैसे हम वार्म ब्लडेड हैं, अगर बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो भी हमारे शरीर में 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होगा। इसके अलावा अगर हमारे ठंड के दिनों में बाहर 15 डिग्री भी सेल्सियस है तो भी हमारे शरीर में जो है 37 डिग्री होगा। तो हम लोगों को वार्म ब्लडेड कहा जाता है कि बाहर के टेम्परेचर से फर्क नहीं होता है। लेकिन कुछ कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं, तो वो भी कॉर्डेटा में होते हैं। तो कॉर्डेटा की वैरायटी वो है कि जिनके यहाँ सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जिनके अंदर वर्टेब्रेट्स पाया जाता है और पूरी तरह से ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है। तो हम पूरे जितने भी फाइलम्स हैं, जितने भी संघ हैं, उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं किसमें? एक बांट सकते हैं आपका वर्टेब्रेट्स में,
एक इनवर्टेब्रेट्स में। इनवर्टेब्रेट्स का मतलब जिनके अंदर बैकबोन नहीं है, और वर्टेब्रेट्स का मतलब जिनके अंदर बैकबोन हो जाती है। तो इसको भी देख लेते हैं ये क्या क्या है। तो देखा जाए तो हम एनिमल किंगडम में विद बैकबोन का मतलब ये किसके अंदर आ जाएगा, कॉर्डेटा में आ जाएगा। और कॉर्डेटा के अंदर ये चीज होती है। एक विदाउट बैकबोन मतलब ये नॉन कॉर्डेटा है, और नॉन कॉर्डेटा में आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं जिसमें इंसेक्ट्स हो जाते हैं। तो इन इंसेक्ट्स में भी क्या होता है, ब्लड पाया जाता है, लेकिन ये ब्लड रक्त कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये ठंडे रक्त वाले होते हैं। बाकी अगर हम बात करें इन विद बैकबोन, इसमें दो कैटेगरी ऐसी है, एक मैमल्स की जिनको स्तनधारी कहा जाता है, एव्स जो पक्षी होते हैं, सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं, उभयचर एम्फीबियंस मत्स्य फिशेस, आर्थ्रोपोडा जो इंसेक्ट्स कीट वगैरह होते हैं। तो इनमें अगर हम ये दो कैटेगरी को अलग कर दें, ये दो कैटेगरी, तो बर्ड्स जो पक्षी होते हैं उनको कहा जाता है वार्म ब्लडेड, और एक मैमल्स होते हैं जिनमें ह्यूमंस भी हो जाते हैं। इनका मतलब वार्म ब्लडेड का मतलब क्या, मैंने अभी बताया कि बाहर का तापमान अगर 10 डिग्री भी है तो भी हमारे शरीर में 37 डिग्री होगा, बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री भी हो जाए तो भी हमारी बॉडी 37 डिग्री पर रहती है। तो ये जो चीज़ है, ये फीचर को कहा जाता है वार्म ब्लडेड। वार्म मतलब गर्म, जो गर्म रक्त जो होता है जिनके अंदर, वो किन के अंदर है, तो मैमल्स के अंदर और आपका एव्स के अंदर, पक्षियों के अंदर होता है। बाकी ये सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जैसे मछली हो गई, मछली के बाद जो है ये आपका एम्फीबियंस उभयचर जो पानी में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। जैसे एलिगेटर की बात कर लें, क्रोकोडाइल की बात करें, मगरमच्छ की बात करें, मगरमच्छ पानी में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, वो किस में आ जाता है, उभयचर में आ जाता है। और इन सारों को देखेंगे तो इनके पास हड्डी मिलेगी, इनके पास वर्टेब्रेट्स मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं मिलेगी लेकिन मिलेगी। आप मछली को देखेंगे तो मछलियों के अंदर भी कांटे होते हैं और वो एक बेसिकली बोन होती है, इनके अंदर भी, उभयचरों के अंदर भी होती है। इनके अंदर रेप्टाइल्स के अंदर बाहर भी एक लेयर होती है जिसको स्कूट्स कहा जाता है, और पक्षियों के अंदर भी होती है। अब देखा जाए तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा स्तर है, ये बताया जाता है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले तो पोरीफेरा आया होगा। पोरीफेरा में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे बदलते बदलते सिलेंट्रीटा हुआ, सिलेंट्रीटा के बाद टीनोफोरा का डेवलपमेंट हुआ, टीनोफोरा के बाद जो है आपका प्लेटी हेलीमंथीज, ऐसी हेलीमंथीज, इस तरह की चीजें डेवलप होती चली गई। मतलब इसको समझने के लिए आप देखेंगे तो क्या था कि पहले टीवीज नहीं हुआ करती थी, फिर टीवी का डेवलपमेंट हुआ। तो पहले जो है आपको टीवी में दिखेगा कि पीछे इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर होता था, फिर धीरे धीरे टीवी का साइज आज कम हो गया है, तो प्लाज्मा आ गया, एलईडी आ गया, एलसीडी आ गया, मतलब धीरे धीरे टीवी एडवांस होते जा रही। वैसे ही जीव भी धीरे धीरे एडवांस थे। मतलब जब मछली थी तो मछली सिर्फ जल में रह सकती थी, लेकिन मछली के धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो एक ऐसी जीव निकल कर आ गई जिसको आज हम उभयचर कह रहे हैं, जो पानी में के साथ साथ, मतलब मछलियों के पास क्या होता है, गिल्स ही होती हैं, गिल्स उनके अंदर होती हैं जिससे वो ऑक्सीजन पानी से ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, फेफड़े आ गए। तो फेफड़े आने के बाद ये पानी में भी रह सकते थे, बाहर भी रह सकते थे, तो इन्हीं में डेवलपमेंट हुआ। फिर ये जो थे, ये लंग्स के साथ साथ ये रेप्टाइल्स की तरफ आ गए, मतलब इसी में और डेवलपमेंट हुआ तो ये रेंगने वाले जीव हो गए जिनको कम पानी की जरूरत पड़ी। तो आप देखेंगे जितने रेप्टाइल्स हैं उनको बहुत ही कम पानी में काम हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है इनको। लेकिन अगर हम यही मछली की बात करें, इसको तो बहुत सारा पानी चाहिए होता है, ये अमोनिया रिलीज करती है, इनको अमोनोटेलिक कहा जाता है। आगे चलकर पढ़ेंगे जब हम किडनी के बारे में देखेंगे तो हम जो है वो हम अमोनिया का रिलीज नहीं करते, हम यूरिया बनाते हैं। हमारा लिवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, तो उसमें कम पानी की जरूरत होती है। अगर हम मछली की जगह अमोनिया निकालते तो हमें डेली बेसिस पे 40-50 लीटर का पानी पीना पड़ता, लेकिन इतने में कोई भी हमें इतना पानी नहीं होता है क्योंकि हमारा लिवर यहां पर काम हो जाता है। तो मैमल्स के अंदर पानी की जरूरत होती है लेकिन कम होती है। इनके अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ही कम पानियों में इनका हो जाता है, लेकिन ये तो पानी में रहने वाले जीव है। तो ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और इसके हमें कई ऐसे जीव उदाहरण देखने मिलते हैं जो इनसे जब इस तरफ आ रहे थे तो इनमें दोनों तरह की कैटेगरी देखने मिलती है। ऐसे कई जीवों को मैं अभी आज की क्लास में भी आपको दिखाऊंगा। कई ऐसे जीव हैं जो बर्ड्स के साथ साथ मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगे, कई ऐसे हैं जो आपके रेप्टाइल्स के साथ साथ बर्ड्स जैसे दिखने लगे। तो रेप्टाइल्स हुए, सरीसृप हुए, और सरीसृप से ही उनका मन किया कि भाई सांप का मन किया कि वो उड़ने लगे, तो इनके अंदर जो है उड़ने की क्षमता भी आ गई और धीरे धीरे बर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ। बर्ड्स के साथ साथ इनके अंदर हेयर्स डेवलप हो गए, बाल आने लगे, फर होने लगा, इनको स्तनधारी मतलब मैमलरी ग्लैंड आने लगी, ये अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैमल्स में आई। तो ये सारी चीजें कॉर्डेटा के अंदर हम लोग देखते हैं। तो इसी में अगर जैसे मैं बात करूं कि आपका क्या होता है, जैसे वायरस है, तो वायरस क्या है
लिविंग को नॉन लिविंग से जोड़ रहा है, मतलब एक जीव को निर्जीव के बीच की कड़ी हो गई, तो उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग की भी नॉन लिविंग की भी। इसी तरह युगलीना की बात कर रहे हैं, युगलीना जो है वो प्लांट भी है एनिमल भी है, उन दोनों के बीच की कड़ी हो गई। ऐसे ही बहुत सारी और भी चीजें होती है, जैसे हमने लाइकेन की बात करी थी, वो एल्गे और फंगस के बीच की कड़ी है। तो ऐसे कई जीव हैं जो यहां से यहां जा रहे हैं, लेकिन वो बीच में उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पक्षियों जैसी भी है, कुछ रेप्टाइल जैसी भी है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ये जो है आपका, इसके अंदर आप देखेंगे तो पंख भी दिख रहे हैं, इसके अंदर रेप्टाइल जैसे दांत भी दिख रहे हैं, उसके जैसे पांव भी दिख रहे हैं। तो ये एक कैटेगरी हो गई जो किसके बीच में हो गई, सरीसृप और आपका एव्स, मतलब पक्षियों के बीच में, मतलब रेप्टाइल्स और एव्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ऐसे ही एक और देखेंगे आप तो इसको प्लेटिपस कहा जाता है। ये प्लेटिपस जो है, प्लेटिपस, इसकी बात करें तो ये लिंक किसके बीच में है, मैमल्स के बीच में और एव्स के बीच में। तो पक्षी और मैमल के बीच की जो कड़ी है वो आप इस जानवर को कह सकते हैं। तो ऐसा देखने मिलता है कि धीरे धीरे जीवों का एक डेवलपमेंट होता चला गया, विकास होता चला गया, और आज जो हम चीजें देख रहे हैं वो इस आधार पर देख रहे हैं। तो यहां पर जो हमने ये चार्ट पहले भी यूज किया था, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आज रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, आपको चीजें आ जाएंगी समझने। तो देखा जाए तो भाई एनिमल्स को हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं जिसको कहा जाएगा इनवर्टेब्रेट्स। इनवर्टेब्रेट्स का मतलब जिनके पास कोई रीढ़ की हड्डी नहीं। तो इसी में जैसे प्रोटोजोआ हो गया, तो प्रोटोजोआ जिससे मलेरिया हो जाता है प्लाज्मोडियम के कारण। इसके बाद फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म हमने पढ़ा था कि भाई फ्लैट वॉर्म कौन हो गए, तो ये प्लेटीहेलिमेंथीस हो गए, प्लेटीहेलिमेंथीस। इसमें मैंने बताया था कि ये जो है हमारे लिवर की फ्लूक में होता है, लिवर फ्लूक जो होता है, यकृत कृमि होते हैं, ये चपटे कृमि होते हैं। ऐसे ये एनेलिड है, ये एनेलिडा है जिसमें केचुए वगैरह आ जाते हैं, एक्नोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश आ जाती है, मुलस्का स्नेल वगैरह हो जाती है, समुद्र के किनारे आपने स्नेल वगैरह देखी होगी, इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनके पास वर्टेब्रेट्स नहीं होती हैं। इसके अलावा कोलेंट्रीटा, कोलेंट्रीटा जिनके पास सिर्फ टिश्यू स्तर का होता है, ये हमने बात करी थी टीनोफोरा। ऐसे एक कैटेगरी होती है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मतलब जिनमें इंसेक्ट्स की बात की थी हमने, और इनके अंदर भी रक्त होता है, और इनको हम अलग अलग तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। और मैंने एक चीज बताई थी, आर्थ्रोपोडा वो कैटेगरी है, वो स्तर है जिसमें सबसे अधिक जीव है। तो देख पा रहे होंगे इसी में इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इसी में ये जो है आपका, आपने वो देखा होगा जो बिच्छू होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिनको क्रस्टेशियंस कहा जाता है, इंसेक्ट्स हैं, माइरोपोड्स हैं। तो ये सबसे ज्यादा कैटेगरी किसमें, आर्थ्रोपोड्स में। इनका जो बाहरी हिस्सा होता है, जैसे कभी आप चींटी भी पकड़ेंगे तो चींटी का बाहर का हिस्सा सॉफ्ट नहीं होगा, चींटी का बाहर का हिस्सा कड़क सा होगा। तो आर्थ्रोपोडा का हार्ड एक्सटर्नल बॉडी होती है, जॉइंटेड लिम्स होते हैं। ये आर्कानेट्स होते हैं जिनके 8 पांव होते हैं, ये 8 पांव वाले ऐसे आपको कई जीव मिल जाएंगे, ये भी आर्थ्रोपोड्स में है। इनकी 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं, नो एंटीना। स्पाइडर्स की बात कर लें, मकड़ी को आपने देखा होगा तो इसमें डाल सकते हैं। मोस्टली सी क्रिएचर्स होते हैं, बहुत सारे पांव होते हैं इनके। इसके अलावा क्रैब की बात कर लें, केकड़े की बात कर लें, वो इसमें आप डाल सकते हैं। इंसेक्ट्स, इसमें विंग्स होते हैं, पंख भी होते हैं, 6 पाँव होते हैं। इसके अलावा जो है मधुमक्खी, लेडी बर्ड्स और मैनी लेग्स, इनमें भी होते हैं माइरोपोड्स। तो ये सब किस में आ जाएंगे, आर्थ्रोपोड्स में। तो ये कैटेगरी कौन सी हो गई, इनवर्टेब्रेट्स हो गई। इनवर्टेब्रेट्स में क्या हो गया, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रीटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलिमेंथीस, ऐसी हेलिमेंथीस, जितने मैंने आपको शुरू में समझाए उनको सारे इसमें रख सकते हैं। अब जो हमें समझना है वो है वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स मतलब जिनके पास क्या हो, बैकबोन हो, रीढ़ की हड्डियां हो। तो इसमें एक चीज हो जाती है जो कहलाती है सरीसृप। सरीसृप, तो सरीसृप की अगर हम बात करें, ये बर्ड्स की बात करें जिनको एव्स कहा जाता है, पक्षी, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए ध्यान से। फिश, मत्स्य, एम्फीबियन जिनको क्या कहा जाता है, उभयचर, और ये मैमल्स, ये क्या हो गए, स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिला पाते हैं, ये मैमल्स कहलाते हैं। तो यहां पर जो है इन सब के पास क्या है, बैकबोन है। तो शुरू करते हैं किसके से, तो हम बात करते हैं रेप्टाइल से। तो रेप्टाइल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, सरीसृप कहा जाता है। तो सरीसृप क्या होते हैं, इनके पास ड्राई स्केली स्किन होती है, इसकी स्किन जो होती है काफ़ी ज़्यादा सूखी सी होती है। आप रेप्टाइल्स को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, मॉइस्चर नहीं होता है इनकी बॉडीज में। ये क्या होते हैं, ये अंडे देते हैं, एग्स,
इनको ड्राई लैंड चाहिए होता है, सूखी भूमि चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा पानी वाले एरिया में नहीं होते हैं। स्नेक्स वगैरह को आप इसमें जो है कर सकते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर बता सकते हैं, सांप वगैरह। इसके अलावा फिश की बात करें तो फिश जो होती हैं इनके पास स्केल्स होते हैं, ऐसे धारीदार जीव होते हैं ये। इसके अलावा गिल्स होती हैं, ये जो है ऑक्सीजन किसकी मदद से लेती है, गिल्स, फेफड़ों की मदद से नहीं, गिल्स की मदद से लेती हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड होती हैं, शार्क, ट्यूना, ये सारे इसमें एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा एम्फीबियंस की बात करें, उभयचरों की बात करें, दोनों जगह रह सकते हैं। तो हैव मॉइस्ट स्लिमी स्किन, ले एग्स इन वाटर, लेकिन ये जो है जब जन्म देना होता है, अंडे देने होता है, तो कहाँ देते हैं, एग इन वाटर। ठीक है, इसमें फ्रॉग वगैरह जो है ये सारी चीजें उभयचर के अंदर आ गई। अब बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के अंदर बताया जाता है यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। और दूसरी बात करें, इनको बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता भी नहीं होती। आपने देखा होगा पक्षियों के लिए गर्मियों में कुछ चीजें रखी जाती हैं कि भाई कहीं पानी रख दिया जाता है, तो आपने कभी देखा कि ये पक्षियों के लिए कोई टैंकर भर के पानी रखता है या तालाब भर के पानी रखता है? आप एक छोटी सी कटोरी में भी पानी रख देंगे तो बर्ड्स उसमें से फुलफिल कर लेती हैं। इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं होता है, और ये जो होता है डायरेक्ट यूरिक एसिड का स्त्राव करते हैं। तो बर्ड्स का जो यूरिन होता है वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड तरीके का होता है, और ये जो है इनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। जैसे आपकी बॉडी में हर जो किडनी जो है लगभग 125 ml का जो है फिल्ट्रेशन करती रहती है एक टाइम ड्यूरेशन में। तो आपका जो मेल्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो हमारे अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक ब्लैडर होता है, थैला होता है, जिसके अंदर आपका यूरिन इकट्ठा होता है। किडनी जो भी वेस्ट होती है उसमें 95% वाटर होता है, 5% में जो है 2-3% यूरिया होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी से बाहर होना जरूरी है। नहीं तो अगर जैसे यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनने लगा तो गाठिया हो जाएगा, गाउट हो जाएगा। तो मैमल्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो जैसे जैसे किडनी ने फिल्टर किया तो हमारी यूरिनरी ब्लैडर में जाकर जो है वो यूरिन स्टोर हो जाता है। फिर आपके ब्रेन पे सिग्नल जाता है, जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो आपको यूरिनेशन का फील होता है कि आपको यूरिन करनी है। ये चीज आपके ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कि आपको अर्ज हो रही है, आपको इस तरह की इच्छा हो रही है। लेकिन आप जो है उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं। जैसे फीमेल्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर 1 लीटर तक का होता है, वहीं मेल्स के अंदर वो 500 ml का ही होता है, तो आधा होता है। इसलिए जो है मेल को जो है जल्दी यूरिनेशन का फील होता है। लेकिन अगर बर्ड्स की बात करें तो उनके अंदर मैं बता रहा हूँ यूरिनरी ब्लैडर ही नहीं है। तो ब्लैडर ही नहीं है तो कहीं जाकर स्टोर ही नहीं होता होगा, तो स्टोर नहीं होने के कारण बर्ड्स कहीं पर भी जो है गंदगी कर देती हैं। तो उनका जो बेसिकली जो यूरिनेशन होता है वो डायरेक्टली हो जाता है, उनको कम जल की आवश्यकता होती है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्टेब्रेट्स के अंदर। हैव फीदर्स, इनके पास पंख होते हैं, विंग्स होते हैं। हैव ब्रेक्स एंड ले एग्स, ये जो है अंडे ये भी देते हैं। एंड आर वार्म ब्लडेड, ये कैसे होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं, जिसमें जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनको रख सकते हैं। इसके बाद मैमल्स की बात कर लें तो मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी होते हैं। हैव फर और हेयर, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास बाल होते हैं शरीर पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे अगर हम बात करें बैट की, चमगादड़ की, तो चमगादड़ को इस कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसके ऊपर हेयर्स होते हैं। इसके अलावा फीड यंग ऑन मिल्क, ये जो है क्या करते हैं, अपने बच्चों को जो है दूध पिला सकते हैं, ये चीज होती है। आर वार्म ब्लडेड, इसके अलावा जो है इनके अंदर एग्स नहीं देते हैं, ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। मैमल्स में ये चीज देखने मिलती है मोस्टली केसेस में। तो मैमल्स में ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ये अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। तो इसलिए इनके अंदर क्या एक ग्लैंड होती है, मेमिलरी ग्लैंड। आगे जब ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे तो हम मैमल्स के बारे में और भी चीजें देखेंगे। तो हमारे पास ये सारी कैटेगरी है, तो हम इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये चीज आपको समझने आई होगी। तो यहाँ पर जो कॉर्डेटा है, ये कॉर्डेटा वाली स्टेज को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो सबसे ज्यादा जो है इसी के अंदर जो वर्टेब्रेट्स होती हैं जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है वो इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला, फाइलम सिलेंट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो फाइलम कोलेंट्रेट है इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वीकृमि, निमेटोडा, फीता कृमि या फिर निडेरिया। ये बताना है आपको इनमें से कौन सा होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, शुरू में ही डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है, बैट इज क्लासिफाइड एज अ मैमल बिकॉज, बैट को या फिर चमगादड़ को, जो चमगादड़ होता है इसको जो स्तनधारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसमें बाल है, ये उड़ सकता है, इसमें पिन्ना है या इसमें वृषण होते हैं, टेस्टीज होते हैं, फेयर्स होते हैं, फ्लाइज होते हैं या पिन्ना होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल ईयर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बाहरी कान जो है ये किसकी विशेषता है,
बर्ड्स की है, मैमल्स की है, बर्ड्स एंड मैमल्स या मैमल्स एंड रेप्टाइल, पक्षियों की स्तनधारियों की, पक्षियों की स्तनधारियों की या सरीसृपों की, ये आपको बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज के हैं। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और भी कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में जो भी सजेशंस हो वो जरूर दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।